So today's topic is natural disasters and how natural disaster impact the environment. नेचुरल डिजास्टर्स या नेचुरल क्लैमिटीज ये दोनों चीज़ें एक होती हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में मेरे ख्याल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब समझदार हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदा हम हिंदी में बोलते हैं ना जिसको, उनको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है कि भी कौन से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, लाइटनिंग, फायर, सुनामी, टॉर्नेडोज, वॉल्केनोज, ब्लिजार्ड्स, फ्लड्स और हीट, ठीक है। ये सभी के सभी जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी को डिटेल के अंदर हम आगे स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हम सबको ये पता है कि ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो काफी भारी मात्रा के अंदर जान और माल दोनों का नुकसान करके जाती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इस स्लाइड्स के अंदर। हम ये 11 नेचुरल डिजास्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई छोटी मोटी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी भी इनसे क्या इफेक्ट पड़ा है और कैसे कैसे हम इन चीज़ों को भाई अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड तो नहीं कहूँगा मैं इसे, लेकिन इनके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं उनको करने से हम एटलीस्ट इनका जो इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपका अर्थक्वेक। तो अगर मैं अर्थक्वेक की बात करता हूं तो सबको पता है भूकंप है, ठीक है ना। भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो अ सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट caused by the release of stress collected along the faults or by volcanic activity। अब हमें ये तो पता है जो अर्थ का फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये तो सबको पता है ना भाई। अर्थ की फॉर्मेशन में क्या क्या होती हैं, अर्थ की क्रस्ट होती है, मेंटल कोर, है ना। ये सारी चीजें अर्थ की आपकी वो होती हैं। और अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा ना तो अर्थ के अंदर काफी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और जैसे समुद्र के अंदर जो तल होता है उसमें भी प्लेट होती है। समुद्र में भी जो अर्थक्वेक आता है ना, समुद्र में भी तो अर्थक्वेक आता होता है धरती के मुकाबले, तो उसको क्या बोलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अर्थ की जो क्रस्ट है इंटरनल साइड के अंदर कोई सडन मूवमेंट हो रही है, कोई प्लेट्स आपस के अंदर टकरा रही हैं जिसकी वजह से जो एक स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, ठीक है, या कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है जिससे अर्थ शुक हो रही है, मतलब एक हिल रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। अब ये तो हम सबको पता है कि जो अर्थक्वेक है इसको हम नापते कैसे हैं, ये तो सबको पता है ना भाई। अर्थक्वेक का एक रिक्टर स्केल एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि भाई इसकी जो तीव्रता है, यानी ये कितने स्केल के ऊपर आया है और इसको हम कितने से लेके कितने तक हम उस रिक्टर स्केल के ऊपर नापते होते हैं, ये तो सबको पता ही है। और अर्थक्वेक को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, अर्थक्वेक को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं ये बताओ। अर्थक्वेक को नापने की जो डिवाइस होती है वो क्या होती है, कोई बताएगा। हाउ कैन वी हाउ कैन वी मेजर अर्थक्वेक, कोई है डिवाइस होती है ऐसी अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। नहीं, रिक्टर स्केल तो होता है बेटा, लेकिन एक सीस्मोग्राफ नाम से भी एक चीज होती है, रिक्टर स्केल के ऊपर तो मापते हैं। सीस्मोग्राफ सुना है किसी ने? हाँ देवेश, क्या होती है? सीस्मोग्राफ सुना है किसी ने? हैव यू एवर हर्ड ऑफ सीस्मोग्राफ? हाँ, तो उसका कुछ अर्थक्वेक से रिलेशन होता होगा। अर्थक्वेक से उसका क्या रिलेशन होता है ये बताओ पहले मुझे आप, सीस्मोग्राफ का। और नमन, और कोई बताओ भाई, सीस्मोग्राफ सुना है किसी ने? रिक्टर स्केल के ऊपर तो जो भूकंप होता है ना उसकी स्पीड नापते हैं, तीव्रता नापते हैं। खैर चलो, हाँ कोई नहीं, वो आप तुम स्टडी कर लेना, सबको पता ही है। अब मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं भी, जो पॉइंट्स हैं रिक्टर स्केल के ऊपर इसका जो इफेक्ट, मैग्नीट्यूड जो इफेक्ट नापने के लिए
हम पॉइंट्स लेते हैं रिक्टर स्केल के ऊपर। तो 3.5 से लेके 8 या 8 से ज्यादा जो अर्थक्वेक होता है ना, इनका इफेक्ट तो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर कोई, मैं आपसे बात करता हूँ अभी, अगर रिक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड इफेक्ट है या तीव्रता है वो 3.5 है, तो ये महसूस नहीं होती, जनरली नॉट फेल्ट, लेकिन रिकॉर्ड की जाती है। 3.5 से 5.4 का जो स्केल होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत तुम्हें महसूस होता है, लेकिन ये हार्डली कोई डैमेज करके जाता है, कुछ खास डैमेज नहीं करके जाता। यानी अंडर 6 at most slight damage to well designed buildings can cause major damage to poorly constructed building over small regions। अब 6 के अंदर यानी 5.4 से 6 के बीच के अंदर थोड़ा बहुत डैमेज करता है अर्थक्वेक, लेकिन अगर डिजाइन जो बिल्डिंग्स का डिजाइन है अगर वेल डिजाइंड है, आर्किटेक्ट से प्रॉपर सलाह के रिगार्डिंग डिजाइन किया गया है, उसमें अर्थक्वेक को सहने की शक्ति के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है, तो उसमें कुछ स्लाइट डैमेज होता है। लेकिन अगर पूरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स होती है जहां पर हमने अर्थक्वेक के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके हमने उसको डिजाइन किया हो, तो उस बिल्डिंग के अंदर काफी ज्यादा आपका डैमेज हो सकता है। और अगला स्केल है 6.1 से 6.9 तक का। ये इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव इन एरियाज अबाउट 100 किलोमीटर अक्रॉस वेयर पीपल लिव। ठीक है, यानी 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और 7 से लेके 7.9 का जो रिक्टर स्केल पे होता है, ये एक मेजर अर्थक्वेक माना जाता है। ये सीरियस डैमेज कर सकता है काफी ज्यादा एरिया के अंदर। और 8 से ऊपर का लेके चलें तो उसकी तो फिर बात ही खत्म है, वो काफी एरिया 100 ऑफ किलोमीटर एरिया तक वो मार करता है। हमें जहां तक ध्यान है कि भुज के अंदर एक बार अर्थक्वेक को आया था, याद है ना, गुजरात के भुज में 26 जनवरी को आया था, आई थिंक 2000 के अंदर आया था शायद। वो सबसे मासिव अर्थक्वेक था और उसका जो रिक्टर स्केल था वो मेरे ख्याल में 7 पॉइंट समथिंग था, या 8 के 7 और 8 के हेरफेर में था। तो इंडिया ने तो वो बहुत सीरियस अर्थक्वेक देखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है अर्थक्वेक्स की, कि भाई एक साल के अंदर क्या एवरेज रहती है भाई कि किसी भी पार्ट के अंदर आने की। तो 8 और 8 से ज्यादा का मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का, वो लगभग आप ये लेके चलो एनुअली 1 या 2 बार ही उसके आने के चांसेस होते हैं। 7 से 7.9 इसके चांसेस होते हैं 17 टाइम्स। 6 to 6.9 के टाइम्स इसके जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 134 टाइम्स, थोड़े ज़्यादा। और ऐसे 5, 4, 3, 2 जितना स्केल डाउन होता जाएगा उतने चांसेस उसके होते रहेंगे। और 2, 3, 4 तक के तो जो ऐसे होते हैं जो लगभग हमें महसूस ही नहीं होते, छोटे मोटे आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है आपका हरिकेन। तो ये हरिकेन वगैरह है जब हवा आपकी 74 माइल्स पर आवर बहने लग जाए। ठीक है, जैसे कि उसको हम क्या बोलते हैं, एक तो हरिकेन होता है, एक टाइफून होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, साइक्लोनिक स्ट्रॉम होता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ठीक है, ये अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग एरियाज के अंदर इनको दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे लेकिन होते ये सारे हरिकेन्स ही हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करता हूं या साउथ पैसिफिक ओशन या पैसिफिक ओशन ऑफ ईस्ट, यहां पे अगर आपकी हवा की रफ्तार 74 माइल्स पर आवर के हिसाब से चलती है तो उस केस में हरिकेन डेवलप होता है। ठीक है, ये पिक्चर ऐसे बनी हुई है। ठीक है, टाइफून कहां बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, वेस्ट ऑफ द डेट लाइन। अब एक बात बताओ, निशाद सर ने आपको ये सारी की सारी चीजें करवाई हुई है, मैप में आपको पता है ओशंस कहाँ कहाँ हैं और कौन सी कंट्रीज उनके लगती है, पता है ना ये सबको। ऐसे ही आपका ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है वो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के नियर अबाउट आता है। और साइक्लोनिक स्टॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो ये अपने नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर आता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर मैं बात करता हूं तो ये आता है साउथ वेस्ट इंडियन ओशन के अंदर। तो ये एरियाज हैं जहां पर इन सभी हरिकेन्स को अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाइटनिंग का आप सबको पता ही है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो होती है
It is basically a brilliant electric spark discharge in the atmosphere occurring within a thundercloud, between clouds or between a cloud and the ground. ठीक है, क्लाउड्स के बीच में अगर लाइटनिंग होती है तो कोई इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन क्लाउड और ग्राउंड के बीच में होती है तो कई बार हमने देखा है ना भी बिजली की वजह से किसी पेड़ पे गिरी है या किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरी है तो वो बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। तो ये बेसिकली आपकी लाइटनिंग होती है। ठीक है, दूसरा होता है फायर, बर्निंग मास ऑफ मटेरियल, कहीं आग लग जाती है जैसे जंगलों में आग लग जाती है तो वो भी एक तरह से नेचुरल डिजास्टर्स है। ठीक है, फिर आता है सुनामी। सुनामी किसी को ध्यान हो तो अपने इंडिया में कहीं आई थी, जापान के अंदर आई थी, याद हो तो कुछ टाइम पहले, है ना। तो सुनामी बेसिकली होती क्या है? सुनामी एक लार्ज सी वेव, काफी बड़ी एक लहर होती है जो पानी के अंदर यानी जो समंदर होता है उसमें भी अर्थक्वेक आते होते हैं, उसको बोलते हैं हम सी क्वेक। या कोई अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए उसकी वजह से जो अनयूजली एक लार्ज बहुत ही बड़ी वेव आती है पानी की जो पैदा होती है, इसको हम बोलते हैं सुनामी। ठीक है, ये आपके एक ग्राफ दिखाया हुआ है भाई 1900 से लेके 1999 तक, काफ़ी थोड़ा सा पुराना ग्राफ है लेकिन हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये बस इतना बताया हुआ है भी नंबर ऑफ सुनामीज कितनी आई हैं, ठीक है, और कितनी डैमेजिंग थी और कितनी नॉन डैमेजिंग थी। ठीक है, जैसे पहले की बात करूं तो 107 और 120 के लगभग सुनामी आई थी, तो 12 आपकी डैमेजिंग थी और बाकी छोटी मोटी जो लहरें जो उठती रहती हैं वो नॉन डैमेजिंग होती है। तो इनका रेशियो डैमेजिंग का थोड़ा कम ही होता है एज कंपेयर टू नॉन डैमेजिंग। अगला आता है आपका वॉल्केनो, अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा स्ट्रीम, एशेज एक्सेट्रा आर एक्सपेल्ड इधर कॉन्टिन्यूसली और एट अ रेगुलर इंटरवल्स। वॉल्केनो का सबको पता ही है भाई, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, है ना। इट इज बेसिकली अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा स्ट्रीम, एशेज एक्सेट्रा आर एक्सपेल्ड। वेंट का मतलब पता है ना, गड्ढा। अर्थ की क्रस्ट के अंदर एक ऐसा वेंट होता है जिसके थ्रू लावा, स्टीम, एशेज ये सारे के सारे बाहर निकलते हैं, या तो कॉन्टिन्यूस इंटरवल या इरेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। और वॉल्केनोज के अंदर भी आगे एक्टिव और डेड, ये दो टाइप के वॉल्केनोज कंसीडर किए जाते हैं। डेड वॉल्केनो वही होते हैं जो भाई कभी फटते ही नहीं है, ठीक है, वो बस वैसे ही हैं, कभी किसी सदी में फटे होंगे उसके बाद वो बंद हो गए। एक्टिव वॉल्केनोज यूं हैं कि वो कुछ इरेगुलर इंटरवल्स के ऊपर फटते रहते हैं, मूवमेंट होती रहती है उनकी। ठीक है, अब ये देखो, ये डेडलीस्ट वॉल्केनिक इरप्शंस हैं। जैसे अब ये जो लोकेशन बताई हुई है ना, इन सब के अंदर वॉल्केनो है। जैसे माउंट टेम्बोरा वॉल्केनो, ये इंडोनेशिया के अंदर है, ये 1816 के अंदर फटा था भाई। इस टाइम पे डेथ टोल जो हुई थी वो 92 मतलब 92,000 के करीब लोग मारे गए थे। फिर वेस्ट इंडीज में हुआ था माउंट पेली, फिर इंडोनेशिया में दोबारा कराकाराटोआ के नाम से है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप ग्राफ देखोगे ना तो मतलब कम होता जा रहा है। ऐसे माउंट यूनजेन जापान में है, माउंट वेसुवियस इटली में है, ठीक है, आइसलैंड के अंदर है। तो लगभग ये सारे वॉल्केनोज हैं जो अपने टाइम के हिसाब से काफी डेडलीस्ट वॉल्केनो इरप्शन इनको माना जाता है। ठीक है, अब आता है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड क्या होता है? ब्लिजार्ड बेसिकली एक स्नो स्टॉर्म होता है जिसके अंदर जो हवाएं हैं ना उनकी मिनिमम स्पीड होती है 35 माइल्स पर आवर की, और इसकी जो विजिबिलिटी होती है, अब स्नो स्टॉर्म होता है तो उसमें तो विजिबिलिटी आप ये लेके चलो भी 1/4 माइल फॉर 3 आवर्स के लिए होती है, लेस देन 1/4 माइल। ठीक है, इतनी कम विजिबिलिटी के अंदर जो स्नो स्टॉर्म आता है जिसके अंदर मिनिमम स्पीड ऑफ विंड 35 माइल्स पर आवर की है, उसको हम बोलते हैं ब्लिजार्ड। अब आगे फ्लड। फ्लड भी एक नेचुरल डिजास्टर है और हिंदुस्तान में कई एरियाज में आती रहती है। जैसे महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र नहीं सॉरी उड़ीसा की बात करते हैं, ठीक है, जो ये कोस्टल एरियाज के ऊपर जो रहते हैं जहां पर बारिशें ज्यादा आती हैं। बिहार में फ्लड आई थी, मध्य प्रदेश के अंदर इधर फ्लड आती हैं। तो बेसिकली इट इज अ टेम्परेरी राइज ऑफ वाटर लेवल in a river or lake or along a sea coast, resulting in its spilling over and out of its natural or artificial confines onto land that is normally dry। मतलब ये हुआ इसका, एक टेम्परेरी राइज आता है किसी भी वाटर लेवल के अंदर, किसी रिवर का, किसी भी लेक का, किसी सी कोस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो
इस पोजीशन के अंदर मूव करने लगे, मतलब वो इस पोजीशन के अंदर मूव करता है, शहरों के अंदर घुस जाता है जहां पर लैंड नॉर्मली ड्राई होता है। और फ्लड के कारण क्या होता है, फ्लड का कारण क्या होता है, अगर मान लो सुनामी आ गई, यानी एक सी कोस्ट के ऊपर अगर कोई ऐसा सिस्टम बना है, सी क्विक का सिस्टम बन गया, तो सारा का सारा पानी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर राइज करके वो सारा का सारा शहर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बारिश ज़्यादा होगी कहीं पर, जैसे रिवर होगी या कोई लेक होगी, तो उसका जो पानी है वो ओवरफ्लो करके कहाँ आएगा, अपने शहर के अंदर आएगा, रोडों के ऊपर आएगा। तो ये बेसिकली फ्लड्स होती हैं। तो दे आर बेसिकली कॉज्ड बाय एक्सेसिव रन ऑफ फ्रॉम प्रेसिपिटेशन और स्नो मेल्ट। ज़्यादा स्नो मेल्ट हो जाती है हिमालय के अंदर, तो सारा का सारा पानी आपका रिवर्स के अंदर आएगा, तो उनका ऑटोमेटिकली जो लेवल है पानी का वो राइज होगा। और लेवल राइज होने के बाद जो सिस्टम आपका जो पानी का है वो बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद वो आपके घरों के अंदर आएगा या रोड्स के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी फ्लड होती है। अब आ गया टोर्नेडो। टोर्नेडो का सबको पता ही है, ये तुमने देखा होगा ना, कई पिक्चर्स के अंदर आता है, ये नीचे से इसका एक इरप्शन होता है और उसके बाद ये बड़ा बनता है, पूरा चक्रवात की तरह ये एक रूप ले लेता है ना। तो इट इज बेसिकली अ वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडेड फ्रॉम अ कॉमुलम्बियस क्लाउड टू द अर्थ। कॉमुलोनिम्बस क्लाउड का मतलब क्या होता है, ये जो बड़ा सा एक बॉन्डर सा बनता है ना, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसके कुछ, इसकी जो रेंज होती है, मतलब इसकी, ये कुछ मीटर से लेके 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है इसकी रेंज। और जो इसमें ये मतलब घूमता है ना, तो इसकी स्पीड आप ये लेके जो 40 से लेके 316 माइल्स पर आवर की होती है। देखो कि अगर ये नॉर्मली ये यूएस वगैरह के अंदर आते होते हैं और ये घर का घर तबाह करके चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये समझ में तो आ रहे होंगे सबको। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है इनकी, ये मैं पूरी स्लाइड आपको ना इसके अंदर शेयर करूंगा अपने ग्रुप के अंदर, और जो अपना स्टडी मटेरियल है इसके अंदर आपको दूंगा। तो इनका बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन थोड़ी सी आपको लिखोगे तो आपको याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रॉट यानी सूखा। सूखा किसकी वजह से पड़ता है भाई, अगर रेनफॉल कम हो, यही होता है ना, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल स्पेशली वन दैट एडवर्सली अफेक्ट्स ग्रोइंग और लिविंग कंडीशंस। अब राजस्थान की मैं बात करता हूँ, राजस्थान के अंदर कई ऐसे ड्राई हिट एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल होती नहीं है। रेनफॉल ना होने की वजह से हमारी लिविंग कंडीशंस के ऊपर, यानी रेनफॉल कम होगी तो ऑब्वियस है कि यार वहाँ पर खेती भी कम होगी। खेती कम होगी, जैसे कनक हो गया और बाजरा हो गया, मतलब ये इस टाइप के जो फूड आइटम्स जो हमारे रॉ मटेरियल हैं जिनसे हमें खाना मिलता है, वो चीज़ें कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे लिविंग कंडीशंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो सूखे की वजह से, ठीक है, हमारे लिविंग कंडीशंस के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। और सूखा किसकी वजह से पड़ता है, एबनॉर्मली लो रेनफॉल की वजह से। ठीक है, तो ड्रॉट के फैक्ट्स क्या हैं, अगर ये तो डाटा इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का दिया हुआ है। ठीक है, कि लगभग 6 से लेके 8 बिलियन डॉलर का हर साल का लॉस जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो बियर करती है। ठीक है, लेकिन 1987 से 1989 के बीच में काफ़ी तगड़ा वो ड्रॉट हुआ था, जिसकी वजह से इनको 39 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ था। ठीक है, द टू मेजर ड्रॉट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 1930 डस्ट बॉल ड्रॉट एंड द 1950 ड्रॉट लास्ट 5 to 7 years एंड कवर लार्ज एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूएस। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का हाल है भाई। तो इंडिया के अंदर लेके चलो तो इंडिया में महाराष्ट्र का कुछ पार्ट होता है जहाँ पर ड्रॉट्स आते हैं, या राजस्थान का कुछ पार्ट है जहाँ पर सूखा देखा गया है, लेकिन इतना ज़्यादा सूखा नहीं देखा गया कि जिसकी वजह से भाई हमें इतने लाखों करोड़ों का लॉस हो। तो अभी तक फिलहाल कंडीशन ठीक है, लेकिन फ्लड्स की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा रहती है अपने हिंदुस्तान में। फिर आती है हीट वेव यानी लू, जो गर्मियों में चलती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, एन एयर मास ऑफ हाई टेम्परेचर कवरिंग एन एक्सटेंडेड एरिया एंड मूविंग रिलेटिवली स्लोली। ठीक है, एन एयर मास ऑफ हाई टेम्परेचर कवरिंग एन एक्सटेंडेड एरिया एंड मूविंग रिलेटिवली स्लोली, यही होता है हीट वेव का मतलब। नॉर्मली हमारी गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में लू चलती होती है। तो लू का है क्या भाई, एक ये गर्म हवाई तो है जो धीरे धीरे भाई स्लोली चल के ये काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करती है। तो पूरा हरियाणा, राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब,
ठीक है, हिमाचल का तो नहीं कह सकता, तो इनके अंदर लू ज्यादा पाई जाती है। तो पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हॉट एंड यूजली ह्यूमिड, इस एरिया के अंदर मतलब इस दौरान ये लू ज्यादा चलती है। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं भी इन सभी डिजास्टर में सबसे ज्यादा वर्स्ट कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, कोई बता सकते हैं? अब ये इन्होंने बताए हुए हैं कि जो 10 टॉप वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स थे वो कौन से थे। अक्टूबर 8 के अंदर 2005 में मैग्नीट्यूड 7.6 था, पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया था भाई। ठीक है, ध्यान भी होगा शायद हमें, लेकिन वो बहुत सबसे खतरनाक वो था। उसके बाद एक कैटरीना नाम का हरिकेन था, इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ा था। और कैटरीना का नाम सुन के तो तुम में से कई खुश भी हुए होंगे, भी हरिकेन का नाम कैटरीना कैसे रख दिया। फिर आई थी 1985 कोलंबिया के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी। चाइना के अंदर 1976 के अंदर अर्थक्वेक आया था। इंडोनेशिया के अंदर 2 वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी, 1815 में और 1883 में। ये डाटा जो है ये याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं तुम याद करने लग जाओ। ये डाटा सिर्फ बताया गया कि डिजास्टर्स के बारे में भी इतना हाई लेवल के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया था कि इन सारी डेट्स को याद रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आया था यहाँ पे मैड्रिड के अंदर आया था 1812 में। 1737 में कलकत्ता के अंदर इंडिया टाइफून आया था, वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये बेसिकली एक डाटा बताया गया कि हाँ भाई इनकी वजह से ये नुकसान हुए हैं। सो अब कोई अपने से ये पूछता है कि हाउ अर्थक्वेक्स इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। भाई अर्थक्वेक की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन बनता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपसे, जैसे मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात करता हूँ, एपीएस की मैं बात करता हूँ, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आपसे ये पूछ लेंगे व्हाट आर द नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होते क्या हैं। उसके बाद पूछेंगे लिस्ट सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स, उनमें हमने लिख दिया, एंड एक्सप्लेन एनी वन नेचुरल डिजास्टर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। हेलो बेटा, आ रही है आवाज? हेलो। सो हम किस क्वेश्चन पे थे, हाउ अर्थक्वेक्स इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है,
मड स्लाइड्स होती हैं, फायर्स, फ्लड्स, सुनामीज, लॉस ऑफ पावर। यानी ये ऐसे ऐसे इम्पैक्ट्स हैं अर्थक्वेक के जो और किसी के नहीं होते। ठीक है, मतलब अर्थक्वेक आपका सबसे डेंजरस डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका हरिकेन्स का क्या इम्पैक्ट रहता है। बेटा मड स्लाइड्स का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मैं पहाड़ों की बात करता हूं, पहाड़ों के ऊपर स्लाइडिंग नहीं होती आपकी, रॉक स्लाइडिंग होगी, भाई आपने देखा भी होगा, या कई बार जो हायर लेवल के ऊपर होते हैं उसके अंदर पूरा का पूरा ऊपर से पहाड़ का पहाड़ सरक जाता है ना। तो उसमें क्या चीजें होती हैं, ये मड स्लाइड्स ही होती हैं सारी की सारी। हम्म तो ये इनको स्लाइडिंग बोलते हैं। मड स्लाइड्स का मड हम सबको पता ही क्या होता है, कीचड़ होता है। ठीक है, लेकिन ये नाम एक्चुअली दिया गया है किसको, कि भाई ये पहाड़ हो गए या कहीं ऐसा हमने देखा है जहाँ रेंच बना होगा, यानी खाइयाँ बनी होती है। ठीक है, तो वहां जब अगर उस एरिया में अर्थक्वेक आता है तो वहां पर ये सारा का पूरा पूरा सिस्टम ही स्लाइड कर जाता है। उनको बोलते हैं स्लाइड्स। अब आता है हरिकेन्स क्या इंपैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट पे। एक तो इरोजन होता है इसकी वजह से, ठीक है, हाउसेस, बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं, हैवी फ्लड होती है, वाटर सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। और लाइटनिंग की वजह से क्या इंपैक्ट आता है, फायर एंड लॉस ऑफ पावर। लॉस ऑफ पावर तो आप ये लेके चलो हर नेचुरल डिजास्टर के अंदर होगा, तो ये पॉइंट तो कॉमन है। ठीक है, फायर का क्या इंपैक्ट रहता है, हाउसेस, बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, हैबिटेट, मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उनका बेचारों घर तबाह हो जाता है। सुनामी का लॉस ऑफ पावर, इरोजन, फ्रेश वाटर कंटेमिनेटेड, हाउस बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड। वॉल्केनिक इरप्शंस का क्या होता है, फायर, टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड फ्रॉम द वॉल्केनोज एड्स टू द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सो इसका ये दो जो इफेक्ट्स हैं वो टोटली अलग है। एक तो टॉक्सिक गैसेस, क्योंकि जब वॉल्केनो जब इरप्ट होता है ना तो वहां से काफी सारा ऐश निकलता है, और ना वो तुमने कभी या मूवी में देखा होगा या किसी भी तुमने चैनल के ऊपर देखा होगा, कोई ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर, भाई इसका एक गैस का गुब्बारा बन जाता है जब वॉल्केनो इरप्ट होता है पूरे आसमान के अंदर। तो जो भी आपका एटमॉस्फेरिक जो वहां पे जो कंडीशंस होती है ना वो टोटली डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां कई सालों तक तो रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। धीरे धीरे वो ऐश सेटल होती है, फिर उसके बाद कहीं जाके वहां पे आपका सिस्टम जम पाता है। ब्लिजर्ड्स का भी वही है, पावर आउटरेजेस, फ्लडिंग, व्हेन स्नो मेल्ट, ट्रीज फॉल, पेड़ गिर जाते हैं, घर में लोग कैद हो जाते हैं, कहीं जा नहीं पाते। फ्लडिंग का डिजीज आ जाती हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट, हाउस होल्ड वेस्ट गेट इनटू द वाटर सिस्टम, पावर आउटेजेस। तो फ्लड का भी काफी बहुत ही बुरा इंपैक्ट रहता है। ठीक है, फिर टोर्नेडोज का क्या रहेगा, टोर्नेडो कुड हिट हैजर्डस और टॉक्सिक मटेरियल व्हिच कुड कैरी बाय अ थंडरस्टॉर्म एंड देन ट्रांसपोर्टेड अलोंग वेज डाउनस्ट्रीम। हवा के अंदर जब ये चीजें घुल जाती हैं, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा दिक्कत देती हैं। कई बार क्या होता है, हम कुडंट ट्रांसपोर्ट हम सर्टेन टाइप्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट अक्रॉस द लैंड, टॉप सॉइल एंड क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। सूखे का इंपैक्ट देखो क्या है। सूखे का तो काफी इंपैक्ट है भाई, यंग ट्रीज डाई, बिल्कुल जो जवान पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं। सूखा पानी को सोख देता है, यानी लेक्स ड्राई अप हो जाती हैं। लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स, पीपल यूज मोर फ्यूल ड्यूरिंग ड्रॉट्स, ज़्यादा फ्यूल लगता है। ठीक है, फिश और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स होते हैं, इन पे लॉसेज होती हैं। ठीक है, लैक ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर फॉर वाइल्ड एनिमल्स। पानी की जो समस्या है ना, आप देख लो, अगर पानी हमें ना मिले ना तो वो सारा का सारा अपना ड्रॉट का इम्पैक्ट है। ठीक है, पानी की वजह से डिजीज काफी फैल जाते हैं, वहां फ्लड की वजह से फैलते हैं और पानी की कमी की वजह से ही फैलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में मजबूर हो जाते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, उन पे स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। इंडेंजर्ड स्पीशीज का तो पता ही होगा तुम्हें, जो स्पीशीज खत्म होने के कगार के ऊपर है। ठीक है, जिनमें जानवर हो चाहे
आपके बर्ड जोन। लॉस ऑफ वाटर लेवल इन रिजर्वायर्स, लॉस ऑफ वेटलैंड्स, फायर ज़्यादा लगती हैं सूखे के अंदर, विंड और वाटर इरोजन ऑफ सॉयल, सॉयल की क्वालिटी रिड्यूस होती है। तो ड्रॉट के काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। बेटा टॉर्नेडो भाई एक तूफान का टाइप होता है, ठीक है ना। जो टॉर्नेडो होता है ना वो तूफान का एक टाइप है। तूफान का मतलब हम क्या समझते हैं? तूफान का मतलब ये समझते हैं भाई बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, यही होता है ना। तूफान का मतलब यही होता है कि हम भाई हवाएं हैं वो काफी रफ्तार से चल रही हैं, ठीक है। जो टॉर्नेडो होता है ना वो क्या होता है? तूफान का ही एक रूप होता है, ठीक है। भाई तूफान एक ऐसी शेप लेता है जहां टॉर्नेडो का क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। देखो ये बना हुआ, ये रहा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये एरप्ट हो रहा है और ये मिनिमम पॉइंट से शुरू होकर मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है और ये बिल्कुल सर्कल के अंदर है। मतलब ये ऐसे हवा को ऐसा घुमा रहा है, इतनी स्पीड के ऊपर घुमा रहा है कि वो सर्कुलेशन के अंदर हो। जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा ना, ये मूव करता रहता है एक पॉइंट पे, और पर्टिकुलर जो हवा का प्रेशर है ना वो आपका इसी के अंदर ही रहेगा, इस पूरे में, ठीक है ना। तूफान तो मतलब क्या हो गया? तूफान तो ये कि हवा चल रही है भाई, जोर से हवा चल रही है, यहां अपने आते ही रहते हैं, वो तूफान होते हैं, ठीक है।